नमस्कार। तमाम शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सरकार जो है वो सभी शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रही है। न सिर्फ नियोजित शिक्षकों के साथ, विशिष्ट शिक्षकों के साथ भी और बीपीएससी वाले शिक्षकों के साथ भी। लेकिन इस बात को न विशिष्ट समझ पा रहे हैं और बीपीएससी वाले तो अभी आए ही हैं। हालांकि बीपीएससी में बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी गए, संघ के लाख मनाने के बावजूद भी लोगों ने अपना पुराना सीट छोड़ करके, अपना पुराना सर्विस छोड़ करके वहाँ चले गए और अपना पुराना 20 साल का अनुभव को त्याग करके नया सर्विस को उन्होंने चुना, विशिष्ट शिक्षक रूप में या फिर बीपीएससी शिक्षक रूप में। जो इन लोगों को इतना, नियोजित शिक्षकों को इतना महंगा पड़ा कि वहाँ जा कर के ये लोग पछताएंगे, मुस्कुराएंगे तो पूरे जीवन में कभी नहीं। इस बात का ये एकदम अकाट और अंतिम सत्य भी है। दोस्तों, आप थोड़ा जान लीजिए कि बिहार सरकार करने जा रही है शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी धोखा। जहाँ इतना बड़ा धोखा कि अगर आप इसको जानिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन जो है ना वो खिसक जाएगी। संघ लाख मनाते रह गया सभी शिक्षकों को कि आप संगठित रहिए, नियोजित रहिए, आपको इसी में फ़ायदा है। लेकिन लोग इस बात को सुने नहीं, समझे नहीं और भेड़ियों की भांति अंधाधुंध दौड़ में शामिल होते चले गए और ऐसे जगह जा कर के फंस गए जहाँ से उबरना, निकलना उनके बस की बात नहीं है। थोड़ा जानते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है। दोस्तों, जब हम लोग, हमारे बहुत सारे भाई बहन 2003 में नियुक्ति हुई, कुछ के 5 में ही नियुक्ति हुई, उसके बाद नियोजित शिक्षक बने 2006 के बाद से। उसके बाद टेट पास करके आए तो 12-13 में उन लोगों ने योगदान दिया, कुछ 10 में योगदान दिया था। उसके बाद फिर 12-13 में से टेट वाले आए, है ना। तो टेट वाले आए तो उधर से ये लोग आए। उसके बाद फिर 22 में आए ये लोग। यहाँ तक सारा कुछ ठीक ठाक चला, सभी नियोजित शिक्षक बनकर के काम कर रहे थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा। 3 भी ठीक रहा, 5 में आए वो भी ठीक है। उसके बाद 6 से आए, फिर 10 में आए, उसके बाद टेट बन के आए, 13 में आए। उसके बाद फिर आते ही रहे, 22 तक आते ही रहे शिक्षक। और उसके बाद अब जो हो गया वो बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई। लेकिन इतना बड़ा धोखा हो गया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि सरकार इतना बड़ा साजिश कर रही है शिक्षकों के साथ, सिर्फ इसलिए कि सरकार को इन शिक्षकों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था। इस लाभ को रोकने के लिए सरकार ने ऐसा हथकंडा अपना लिया कि ये लोग शिक्षक जो हैं वो चाह करके भी अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ करना है या कुछ करेंगे या करने का जज्बा अगर रखेंगे तो वो सिर्फ नियोजित शिक्षक ही हैं, बाकी में अब कोई दम ही नहीं है। बाकी तो अपना जो पैर लोग स्वयं काट चुके हैं। अब थोड़ा इसको टेक्निकल रूप से भी समझते हैं इसमें आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। बात अगर कोई छूट रही होगी या छूट जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उस पर भी बात बनेगी और बात किया जाएगा। देखिए, 2012 में नियमावली में शिक्षकों को प्रोन्नति देना शामिल था या नहीं था ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 2012 में जो नियमावली बनी उसमें शिक्षकों को प्रोन्नति देना शामिल था। उसके बाद कुछ संशोधन करके 2020 में नियमावली आया, नियमावली में भी शिक्षकों को प्रोन्नति देना शामिल था। अब देखिए उसमें क्या था कि 8 साल के बाद शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना था। सोच लीजिए, अब 20 वर्ष होने जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ। 12 साल सेवा पूर्ण करने के बाद उन्नयन दिया जाना था। अब देखिए, प्रोन्नति देने से बचने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया। जब ये हो गया कि अब तो देना ही पड़ेगा, चुनावी वर्ष है, नहीं दीजिएगा तो फिर किस समूह से चुनाव में जाइएगा, तब क्या किया, एक तंत्र बो करके, एक सुनियोजित साजिश के तहत एक नया नियमावली आया, विशिष्ट शिक्षक नियमावली। समझ गए, आ गया विशिष्ट शिक्षक नियमावली। ये कोई कल्याण के लिए नहीं आया था शिक्षकों को, ये आया शिक्षकों को मार्ग से भटकाने के लिए और
प्रोन्नति ताकि शिक्षकों को नहीं देना पड़े इसके लिए तो ले आया विशिष्ट शिक्षक नियमावली कि अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो नई नौकरी हो जाएगी, अब इनको प्रोन्नति नहीं देना होगा, फिर जैसे खट रहे थे वैसे फिर 20 साल ही खटेंगे, फिर तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, 1.5 में मर हर जाएगा, तो फिर देना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ, संघ शिक्षकों ने आगाह किया था कि भाई देखो ये जो अभी नियमावली आया है ये अगर सक्षमता दोगे तो ये आत्मघाती कदम है, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन संघ के मना करने के बावजूद भी शिक्षक माने नहीं और उन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया। अगर शिक्षक लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देते तो आज मिलता ना, आज मिल जाता और सबको मिलता, लेकिन माने नहीं शिक्षक लोग, दे दिया। और सक्षमता परीक्षा परिणाम क्या हो गया कि ये अब इनकी ना 8 वर्ष सेवा है ना 12 साल की सेवा है, ये तो मांग ही नहीं सकते हैं, विशिष्ट शिक्षकों को तो मांगने का तो मुंह ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हाई शिक्षक जो थे क्या किए गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आदेश दिया कि नहीं भाई, सारे विभागों में सब लोगों को प्रोन्नति मिलता है तो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति क्यों नहीं मिलेगा, बिहार के शिक्षकों को प्रोन्नति क्यों नहीं मिलेगा, इनको तो प्रोन्नति आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा निर्णय हो के आया। ठीक है, शिक्षकों में काफ़ी खुशी थी कि ठीक है हो जाएगा। अब क्या हुआ, तभी वहाँ पर ले आया क्या विशिष्ट शिक्षक नियमावली कि ठीक है ऐसा है तो ले आते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली, न रहेगा बांस, न बनेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी, बांसुरी की आवाज़ें सुनने को नहीं मिलेगा। और सभी शिक्षकों को कहा कि 5 वहाँ सरकार बोला कि 5 परीक्षा लेंगे, जो भी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। और सब पास भी कर गए, गिने चुने कुछ फेल किए सब पास भी कर गए। परिणाम हुआ कि संघ कमज़ोर हो गया, शिक्षकों का संगठन कमज़ोर हुआ। और अब क्या कर रही है सरकार कि अब इसको रोकने के आदेश दे दिया कि नहीं देना ही होगा। तो अब सरकार हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, शिक्षकों को जो हैं उनको तो प्रोन्नति आपको देना ही पड़ेगा। तो अब सरकार क्या की कि LPA में जा रही है। आप सोच लीजिए कि सरकार जा रही है LPA में, क्यों जा रही है भाई, इसलिए कि इसको रोकना होगा। LPA में क्या होता है कि पहले कि सरकार ये कहेगी कि जो एकल पीठ ने यानी कि एक जज ने जो फैसला दिया था वो फैसला त्रुटिपूर्ण है या कुछ बातें छूट रही थी, उसमें कुछ त्रुटि है या न्यायपूर्ण नहीं है। सोचिए LPA में जाने का मतलब ये होता है कि न्यायपूर्ण फैसला नहीं है, फैसला पर पुनः विचार करें। और उसी कोर्ट में LPA होता है जिस कोर्ट में माने फैसला दिया जाता है, तो उसी कोर्ट में LPA दिया जाता है कि में जा सकते हैं लोग कि वहाँ जो फैसला दिया गया था उसमें कुछ त्रुटि है, थोड़ा इसको फिर से देखिए। और पहले एक जज बैठ फैसला करते थे, अब यहाँ 2 से अधिक जज, जब LPA में जाएगा सरकार जा रही है तो वहाँ पर 2 से अधिक जज रहेंगे और वो फैसला करेंगे। तो ये होता है LPA। अब जब जाएगी सरकार तब वहाँ पर अब देखिए क्या होगा कि फिर मामला कोर्ट में है, तो हो सकता है कि सरकार यही कहेगी वहाँ कि भाई हम देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम देंगे, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे हम उनको देंगे, जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे हम उनको देंगे, जो विशिष्ट शिक्षक रहेंगे उनको देंगे, हम स्थानीय निकाय के शिक्षकों को नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे स्थानीय निकाय के शिक्षकों को, सरकार यहाँ पर रखेगी, क्योंकि इसलिए नहीं देंगे स्थानीय निकाय के शिक्षकों को कि उनको सक्षमता परीक्षा देना होगा, वो राजकर्मी बनेंगे तब देंगे, और राजकर्मी को तो देना नहीं है, और राजकर्मी को देना ही नहीं है कारण कि उसको तो 12 साल होगा उसके बाद न मिलेगा। तो 12 साल के बाद नीतीश कुमार रहेंगे, 12 साल के बाद नीतीश कुमार तो रहेंगे नहीं, 12 साल के बाद तो समय बदलेगा। आज जो आज विशिष्ट बने हैं वो रहेंगे, वो तो मरिए जाएंगे 12 साल में। कितना आदमी बचेगा, बहुत 20% आदमी बचेगा और में आज तो बचेगा तो फिर रिटायर करेगा, उसमें रहेगा कै को लेवे वाला। अब सोचिए कि सरकार यही कहेगी, यही दलील देगी वहाँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम देंगे, हम उन लोगों को देंगे जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अब विशिष्ट शिक्षक तब न बने देना होगा जब वो 12 साल का रहेंगे,
तो विशिष्ट शिक्षकों को देना नहीं है, और अगर देना पड़ेगा तो देना होगा तो नियोजित शिक्षकों को देना पड़ेगा। बीपीएससी वाला को तो अभी देना ही नहीं है, विशिष्ट शिक्षकों का भी सेवा ही नया है, तो यहाँ दोनों की तो कहानी खत्म है। अब देखिए, ये जो है सारा लाभ जो है नियोजित शिक्षक ही दिलवा सकता है सबको। नियोजित शिक्षक ही वो शख्स है जो सबको दिलवा सकता है लाभ, और सबसे ज़्यादा उंगली अगर उठता है या उठेगा आने वाला कल में भी तो नियोजित शिक्षकों पर उठता है। लेकिन नियोजित शिक्षक जो कहानी गढ़ रहे हैं ना, इस सदियों तक याद रखा जाएगा। इनकी कुर्बानी को बाद वाला 100 वर्ष के बाद वाला भी जब पढ़ेगा जानेगा ना, तो वो देखेगा कि अरे बिहार में एक ऐसा भी नियोजित शिक्षकों का एक संगठन था कि सबका जन कल्याण करके अपने पीछे रह गया और सबको आगे बढ़ा दिया। ये एक बहुत बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जीवन दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। तो ये अनकही कहानी बनकर रह जाएगी नियोजित शिक्षकों का। लेकिन लाभ नियोजित शिक्षकों को ही होगा। अब नियोजित शिक्षकों को क्या करना होगा, यानी कि लाभ इन्हीं को मिलना है। तो नियोजित शिक्षकों को होगा कि अपना जो है, जब सरकार एलपीए में जाएगी तो स्वयं का पक्ष मजबूती से रखना होगा कि वहाँ कि हमने 20 वर्ष सेवा कर दिया है तो हमें नहीं कैसे मिलेगा। पूरे देश के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है तो हमें आखिर क्यों नहीं मिलेगा। हम भी तो इस देश के कर्मचारी हैं, हम भी तो इस देश के निर्माण में भूमिका अदा कर रहे हैं, हम भी तो इस देश के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, तो हमको मिलना चाहिए। तो इसका पक्ष को रखना होगा बेहतर तरीके से। कोर्ट में योग्य वकील का चयन करना होगा नियोजित शिक्षकों को, ताकि नियोजित शिक्षकों की बात को, नियोजित शिक्षकों के पक्ष को जोरदार तरीके से वहाँ रख सके। उसके बाद समानता के अधिकार का हवाला देना होगा कि देश के सभी कर्मचारियों को इस तरह का लाभ मिल रहा है, तो नियोजित शिक्षकों को लाभ इसका क्यों नहीं मिलेगा, इसका हवाला देना होगा। ये इस तरह का पक्ष रखना होगा। पूर्व के आदेश को भी रेखांकित करना होगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पहले जो जज साहब जो दिए हैं फैसला, वो बुढ़चोंधर बैठल हैं, वो भी तो पढ़ लिख करके ही बैठे हुए हैं, उन्होंने फैसला दिया है। ऐसा नहीं कि जजवात में बह करके फैसला दिया है, उन्होंने भी तो अच्छे तरीके से इसको रीड किया है, समझा है, परखा है, हियरिंग चली है, तभी तो जा कर के फैसला हुआ है। तो ये सब बात को वहाँ रखना होगा। संघ को फिर से सक्रिय करना होगा। जो संघ अभी निष्क्रिय हो गई है शिक्षकों के जाने से, तो संघ को फिर सक्रिय होना होगा। और चाहे जितने भी शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी के हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, सबको संगठित होना होगा। कारण कि सबों का रास्ता यहीं से जाकर के खुलेगा, नहीं तो आने वाला कल में अभी से ज़्यादा कठिनाई होगा। सोशल मीडिया और मीडिया स्तर पर अपनी बात को रखना होगा और जोरदार तरीके से प्रचार और प्रसार इसका करना होगा, तभी होगा कल्याण, नहीं तो नहीं होगा। और ये सारे लड़ाई में नियोजित शिक्षकों को सबसे आगे रहना होगा, कारण कि आप नियोजित शिक्षक हैं, आप ही में ये दम है। मुझे नियोजित शिक्षकों के संबंध में एक लाइन याद आती है कि वो और होंगे जो हवा में पतंग उड़ा करके देखते हैं, वो और होंगे जो हवा में पतंग उड़ा कर देखते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक वो शख्स हैं जो मजार में किश्ती चला करके देखते हैं, मजार में किश्ती चला करके देखते हैं। तो नियोजित शिक्षकों को फिर एक बार आगे आना होगा और तभी कल्याण होगा। कारण कि सब लोगों का कल्याण नियोजित शिक्षकों के हाथों और नियोजित शिक्षक के कलम से ही लिखा हुआ है। इसलिए नियोजित शिक्षक संघर्ष से तो मुंह मोड़ने वाले नहीं है। फिर एक बार नियोजित शिक्षकों को तैयार रहना होगा, और ताकि आप ही के बल पर पूरे शिक्षक महकमा का कल्याण होने वाला है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप धैर्य से रहें, आपका हर बात माना जाएगा और आप ही जो है ना वो सबसे सुपर बन करके उभरेंगे। कारण कि गांव में एक कहावत है कि पुराना चावल ही का ही पंथ पड़ता है। तो जब बीमार हो जाएगा ना शिक्षा तंत्र, जब शिक्षक ये जब सब थक जाएंगे ना, तो फिर आपके पास ही आएंगे कि भैया हमारा कल्याण आप कर दीजिए, और आप इनकार नहीं कर पाइएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक के हृदय ही ऐसा है कि वो कल्याण के लिए ही बने हैं, और जन कल्याण नियोजित शिक्षकों के मन में ही बसा रचा हुआ है। तभी तो आज 1500 से लेकर के 50,000 तक पहुँचे हैं लोग। इन्हीं की कहानी है, इन्हीं का संघर्ष की कहानी है। इसको मैं जितने शब्दों में इसको मैं व्याख्या करूं वो सब कम पड़ जाएगा और कहानी नियोजित शिक्षकों का अधूरी ही रह जाएगी।
तो नियोजित शिक्षकों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको धैर्य से रहना है तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को, क्योंकि आपकी धैर्य की परीक्षा अभी और भी ली जाएगी। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, और धैर्य जो है ना वही आपका सबसे बड़ा हथियार बनकर निकलेगा। धन्यवाद।